नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चीन और ताइवान एक बार फिर जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। चीन ने जंगी जहाजों का मुंह इस वक्त ताइवान की ओर कर दिया है और कभी भी उन जंगी जहाजों में से आग बरसते हुए गोले ताइवान तक पहुंच सकते हैं। यह हम नहीं, चीन कह रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरह चीन बौखलाया हुआ है और ताइवान को लेकर उसकी मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ताइवान में नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद आग बबूला चीनियों से सजा देने का फैसला कर लिया है। चीन ने सुबह तड़के ताइवान द्वीप के चारों ओर एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया और सुबह सुबह ही मिसाइलों की आवाज ताइवान के चारों ओर गूंजने लगी। वहीं चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम ने भी इस बारे में जानकारी दी है। ग्लोबल टाइम ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सुबह तकरीबन 7:45 पर ताइवान द्वीप के आसपास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। यह अभ्यास ताइवान जलडमरू मध्य, ताइवान द्वीप के उत्तर दक्षिण और पूर्व के साथ ही किनमेन, मात्सु, विक्यू और डोंगयान द्वीपों के आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है। यानी पूरे ताइवान को घेरकर यह सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। चीनी सेना ने इस सैन्य अभ्यास को ताइवान की आजादी चाहने वालों के लिए सजा बताया है और कहा है कि अभी तो सिर्फ सैन्य अभ्यास ही हो रहा है, लेकिन ताइवान के खिलाफ अब कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने वाले फाइटर जेट और युद्धपोतों की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन चीन की सेना ने पिछले साल अप्रैल के बाद इतने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कभी नहीं किया जैसा वो अब करने जा रहा है। यानी उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये सैन्य अभ्यास कई दिनों तक चलने वाला है। यानी वो ताइवान को बताने वाला है कि कैसे चीन ताइवान के खिलाफ कभी भी कुछ भी कर सकता है। इससे चीन की मंशा को साफ समझा जा सकता है। दरअसल चीन ताइवान में दुश्मनी की कहानी पुरानी है, लेकिन इस वक्त चीन ताइवान के नए राष्ट्रपति से भड़का हुआ है, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली। इस साल हुए चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी और ताइवान में नए राष्ट्रपति लाई चिंग ने आते ही ताइवान की आजादी की वकालत की और कहा कि ताइवान पर चीन जो दावा करता है और चीन बार बार जिस तरह धमकी देता है, उससे ताइवान डरने वाला नहीं है। और जैसे ही ताइवान के नए राष्ट्रपति का यह बयान सामने आया, चीन ने ताइवान को घेर सैन्य अभ्यास की शुरुआत कर दी और कहा कि अब ताइवान को चीन ने सजा देने का फैसला कर लिया है। यानी चीन की सजा वाली टिप्पणी को ताइवान के नए राष्ट्रपति के बयान का जवाब के तौर पर देखा जा रहा है और इसलिए अब चीन सैन्य अभ्यास कर रहा है ताकि ताइवान को बताया जा सके कि चीन आगे आने वाले समय में कुछ भी कर सकता है। दरअसल ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और कई मौके पर खुलेआम तौर पर कह भी चुका है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और साथ ही साथ ये भी कह चुका है कि ताइवान को चीन के हिस्से में मिलाकर ही चीन दम लेगा। लेकिन ताइवान भी अड़िग है और अपने देश की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चीन और ताइवान के बीच ये तनातनी जंग जैसे हालातों को पैदा कर सकती है। लेकिन अब आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों बार बार चीन और ताइवान के बीच ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। इसलिए अब ये समझ लेते हैं कि ताइवान और चीन के बीच आखिर विवाद क्या है, ताइवान कैसे बना और उसका आखिर इतिहास क्या है। साल 1542 का वक्त था जब पुर्तगाली यात्रियों से भरा जहाज जापान जा रहा था। ये जहाज एक छोटे से द्वीप पर आया। ये द्वीप बहुत खूबसूरत था। इन पुर्तगालियों ने इसे इल्हा फॉर्मोसा का नाम दिया, जिसका मतलब होता है खूबसूरत द्वीप। पश्चिमी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध तक ताइवान को फॉर्मोसा के नाम से ही जाना जाता था। वक्त आया 1622 का, जब 1622 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित पेंगू द्वीप पर एक बेस बनाया, लेकिन चीन के मिंग वंश की सेना ने उसे तुरंत खदेड़ दिया। इसके बाद 1624 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान के ताइनान शहर में अपना बेस बनाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बेस ने ताइवान को समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना दिया। यहाँ से चीन, भारत, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप तक व्यापार होने लगा। ताइवान में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मौजूदगी ने चीन के मिंग राजवंश के खिलाफ विद्रोह भड़का दिया, जिससे 1662 में एक समझौता हुआ। इसके तहत डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान छोड़ दिया और चीन से मिंग राजवंश समाप्त हो गया और झेंग परिवार का शासन शुरू हो गया। हालांकि झेंग परिवार 22 साल ही राज कर पाया और 1683 में क्विंग राजवंश का शासन शुरू हो गया। क्विंग राजवंश ने चीन और ताइवान पर 1894 तक शासन किया। 1894 में क्विंग राजवंश और जापानी साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ।
इसे पहला सीनो जापानी युद्ध भी कहा जाता है। 1895 में एक समझौता हुआ जिसके तहत ताइवान पर जापान का राज हो गया। जापान ने ताइवान पर 1945 तक तकरीबन 50 सालों तक राज किया। 1895 में जब क्विंग राजवंश की जापान से हार हुई तो उसके खिलाफ भी विद्रोह भड़क गया। ये विद्रोह 1911 में एक क्रांति में बदल गया। इसे शंघाई रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति ने क्विंग राजवंश को सत्ता से उखाड़ फेंका। इसके बाद 1 जनवरी 1912 को चीन का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा गया। सुन यात सेन इसके राष्ट्रपति बने। सुन यात सेन राष्ट्रवादी नेता थे। फिर 1919 का वक्त आया जब 1919 में सुन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी का गठन किया। इनका मकसद था चीन को फिर से आपस में जोड़ना। जापान से हार के बाद ताइवान अलग हो गया था। इसी बीच 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी हो गया। 1923 में सुन यात सेन की सरकार और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच समझौता हुआ। 1923 में ही सुन यात सेन ने अपने लेफ्टिनेंट चियांग काई शेक को सैन्य और राजनीतिक पढ़ाई के लिए मास्को भेजा। समझौते के तहत चियांग को मास्को में खास ट्रेनिंग दी गई। मास्को से लौटकर उन्होंने कुओमिंतांग पार्टी के बाकी सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी और पार्टी ही एक बड़ी आर्मी बन गई। ये वो समय था जब राष्ट्रवादी और वामपंथी साथ मिलकर काम करते थे। इनका मकसद था चीन को एक करना और चीन में कई द्वीपों को मिला देना। फिर आया 1925 का वक्त, क्योंकि 1925 में सुन यात सेन की मौत हो गई और कुओमिंतांग पार्टी में फूट पड़ गई। कुओमिंतांग जो राष्ट्रवादी पार्टी थी वो लेफ्ट और राइट विंग में बंट गई। 1927 आते आते कुओमिंतांग पूरी तरह से 2 धड़ों में बंट गई। अब तक कुओमिंतांग की सरकार गुआंगझोउ प्रांत से चल रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि यह सरकार वुहान से चले, लेकिन वहां वो ज्यादा मजबूत थी। लेकिन चियांग काई शेक ने मना कर दिया और अप्रैल 1927 में कुओमिंतांग ने एक प्रस्ताव पास किया। इसमें कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा है और इस कारण राष्ट्रवादी क्रांति आगे नहीं बढ़ रही है। कुछ दिन बाद संघाई में कुओमिंतांग पार्टी के सैकड़ों वामपंथियों को गिरफ्तार कर लिया गया या फांसी दे दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे शंघाई नरसंहार का नाम दिया। इस बीच अगस्त 1927 में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इसी कारण रेड आर्मी का गठन हुआ। वामपंथियों और राष्ट्रवादियों के बीच ये लड़ाई तकरीबन 10 सालों तक चली और इस दौरान चीन में 3 राजधानियां बन चुकी थी। एक थी बीजिंग जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी, दूसरी थी वुहान जहां कम्युनिस्टों का शासन था और तीसरी थी नानजिंग जहां कुओमिंतांग की सरकार थी जो राष्ट्रवादी थे। एक और राष्ट्रवादियों और वामपंथियों के बीच गृह युद्ध चल रहा था तो दूसरी ओर जापान की सेना ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया जो चीन का हिस्सा था। लेकिन चियांग काई शेक का ध्यान कम्युनिस्टों को तोड़ने पर ही रहा। 12 दिसंबर 1936 को चियांग का अपहरण कर लिया गया और उनसे जबरन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता कराया गया। इसे शियान घटना के रूप में भी जाना जाता है। उस समय तक माओ त्से-तुंग कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता बन चुके थे। जिसके बाद 1945 आते आते दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई, लेकिन चीन में कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी में गृह युद्ध चलता रहा। अब लड़ाई चीन की मेनलैंड यानी मुख्य भूमि पर कब्जे को लेकर थी। चियांग काई शेक की सरकार ने उत्तरी चीन में कम्युनिस्टों के गढ़ पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन कम्युनिस्टों की रणनीति के आगे उनकी सेना कमजोर पड़ती चली गई। कम्युनिस्टों की सेना ने कुओमिंतांग के सैनिकों को मार गिराया। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से-तुंग ने बीजिंग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा कर दी। तब तक चियांग काई शेक और कुओमिंतांग के करीब 20 लाख लोग भागकर ताइवान पहुंच गए। दिसंबर 1949 में चियांग ने ताइपे को अपनी राजधानी घोषित कर दिया और इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा गया जो कि ताइवान है। यानी करीब 20 सालों तक दोनों देशों के बीच कोई संपर्क, कारोबार या डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। अमेरिका ने भी ताइवान को ही चीन की असली सरकार के तौर पर मान्यता दे दी थी। संयुक्त राष्ट्र में भी ताइवान की सरकार को ही जगह दी गई, लेकिन 1970 के दशक में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को असली चीनी सरकार माना गया और अब तक चीन और ताइवान का विवाद चल रहा है, क्योंकि ताइवान चीन के दक्षिणी पूर्व तट से 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित छोटा सा द्वीप है और ताइवान 1949 से खुद को आजाद मुल्क मान रहा है। लेकिन अभी तक दुनिया के 14 देशों ने ही उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। लेकिन चीन ताइवान को अभी भी अपना प्रांत मानता है और उसका मानना है कि एक दिन ताइवान उसका हिस्सा बन जाएगा। वहीं ताइवान खुद को आजाद देश बताता है, उसका अपना संविधान है और वहां चुनी हुई सरकार भी है।
वहीं चीन कई बार कह चुका है कि वो ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के लिए किसी भी ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। इसी साल फरवरी में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं और 2027 में ताइवान पर चीन बड़ा हमला करेगा। लेकिन चीन भले ही जंग की कितनी भी धमकी क्यों ना दे दे, लेकिन उसके लिए ताइवान पर हमला कर पाना उतना आसान नहीं होगा। इसकी 3 बड़ी वजह है जिसे भी आपको समझना चाहिए। पहली तो ये कि ताइवान चारों ओर से समुद्र से घिरा है। वहां के मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वहां के पहाड़ और समुद्री तट उबड़ खाबड़ हैं, लिहाजा उसके इलाके में घुस पाना आसान बात नहीं। दूसरी वजह यह है कि ताइवान की सेना भले ही चीन की सेना के आगे बौनी नजर आती हो, लेकिन उसके पास एडवांस हथियार हैं। 2018 में ताइवान ने बताया था कि उसके पास मोबाइल मिसाइल सिस्टम भी है। इसकी मदद से उसकी मिसाइलें बिना किसी को पता चले लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन चीन को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरी वजह अमेरिका का साथ होना है, क्योंकि 2022 में जब अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर आई थी तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। उन्होंने ताइवान को अच्छा दोस्त बताया है। उनसे पहले मई 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलेआम कहा था कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद जरूर देगा। फिर भी अगर इन सब बातों को दरकिनार कर जंग की बात को मान लिया जाए तो इससे दुनिया भर पर असर पड़ेगा। पहले ही रूस यूक्रेन की जंग और कई देशों की आपस में जंग ने दुनिया को पूरी तरीके से प्रभावित किया है, और अगर ऐसे में दुनिया में चीन और ताइवान का युद्ध हुआ तो दुनिया में वो तबाही मचेगी जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।